अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट क्लास जहाँ पे हमारी ख़त्म हुई थी वहीं से हम अपने इस लेक्चर का आज का स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वेव फंक्शन। अच्छा, इससे रिलेटेड जो मटेरियल है स्लाइड्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आज हमें जो है जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि हमें वेव फंक्शन की कंप्लीट कमांड हो जाए कि व्हाट इज़ वेव फंक्शन, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन, व्हाट इज़ द फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें हमारी बेस इसकी ये कमांड होना इस पर, ना कि सिर्फ ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इसकी बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि एटॉमिक फ़िज़िक्स के लिए, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स, जितने भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमारे वेव फंक्शन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और जब इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप लोगों को खुद आइडिया होगा कि जब आप आगे क्वांटम पढ़ोगे कि ये वेव फंक्शन क्या है और कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने के लिए चीज़ों। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है अब तक की नॉलेज के हिसाब से आप सबको क्लियर हो चुकी है, बात वाज़ेह हो चुकी है कि देयर इज़ अ पैकेट ऑफ वेव विच इज़ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, जिसे मैटर वेव कहा जाता है। अब ये भी आप सबको पता है कि हर वेव के अंदर कोई ना कोई फैक्टर है जो वेरी कर रहा होता है, और जैसे हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वाटर वेव के अंदर हाइट वेरी कर रही होती है, साउंड वेव के अंदर प्रेशर वेरी कर रहा होता है। इस तरह से हर वेव के अंदर देयर इज़ सम क्वांटिटी विच इज़ वेरी, मतलब जिसके अंदर हम चेंजिंग देख रहे होते हैं। अब इसी तरह मैटर वेव एक ऐसी वेव है जो एक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, ग्रुप्स ऑफ वेव्स है जो किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैटर वेव है। डी ब्रोगली स्टडी के बाद ही हमें पता चली थी। और उसके अंदर जो चीज़ वेरी कर रही थी, जो क्वांटिटी वेरी कर रही होती है, वो क्वांटिटी आपके पास होती है वेव फंक्शन। द क्वांटिटी विच इज़ वेरी इन द मैटर वेव इज़ एक्चुअली कॉल्ड वेव फंक्शन। अभी वेव फंक्शन खुद है क्या, मतलब अगर हम डेफिनेशंस को हट के पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। अ वेरिएबल क्वांटिटी विच करेक्टराइज डी ब्रोगली वेव इज़ नोन एज अ वेव फंक्शन। ये वेरी कर रही है, वेरिएबल क्वांटिटी है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर हम पहले अब तक पढ़ कर आ चुके हैं, हर वेव में कुछ ना कुछ चीज़ वेरी क्वांटिटी वेरी कर रही होती है। इसी तरह से ये डी ब्रोगली वेव जो है कि जो अंदर वेरी कर रही थी, वो आपके पास क्या कर रहा था, वेव फंक्शन कर रहा होता है। A variable quantity which characterize de Broglie wave is known as the wave function. It is denoted by symbol psi. The value of wave function associated with moving particle at point x, y, z and time t gives the probability of finding the particle at that time and at that point. एक ग्राफ की मदद से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन जो है हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा होता है किसी भी पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस। द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो बता रहा होता है कि पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस कहाँ हैं एक उस टाइम के ऊपर। ये बात मैं डे 1 से कह रही हूँ कि बेटे क्लासिकल मैकेनिक्स डिटर्मिनिस्टिक है, क्वांटम मैकेनिक्स अनडिटर्मिनिस्टिक है। आप एक्यूरेसी से बता ही नहीं सकते कि पार्टिकल इस वक्त किस जगह पे होगा। हम बताते हैं कि एक रेंज बताते हैं कि यहाँ से लेकर जैसे लेट्स सपोज एक्स से डी एक्स, इस रेंज में पार्टिकल होगा। हम एवरेज बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इन क्वांटम मैकेनिक्स। हम हमेशा कभी भी एक्यूरेट नहीं बता सकते कि दिस इज़ एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज़ एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एनर्जी। हम कहते हैं एवरेज की बात करते हैं, हम रेंज बताते हैं कि इस रेंज से इस रेंज में पार्टिकल कहीं होगा, इसकी एवरेज वेलोसिटी ये होगी, इसकी एवरेज एनर्जी ये होगी। एक्यूरेट एनर्जी, एक्यूरेट वेलोसिटी हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ट्राइजेक्टरी बताते थे, यहाँ पे हम एक रेंज बताते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अच्छा, अभी तो इस चीज़ को बाद में देखते हैं, पहले सबसे अहम चीज़ मेन चीज़ ये है कि बच्चे को ये वेव फंक्शन ही क्लियर नहीं हो रहा होता। ये एक मुश्किल चीज़ है कि आप एक नई टर्म पढ़ रहे होते हो। मैटर वेव हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट होता है कि एक मैटर के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड है, उस वेव के अंदर जो फंक्शन वेरी कर रहा होता है वो फंक्शन वेव फंक्शन होता है। अब वेव फंक्शन खुद क्या है, उसकी क्या फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस है। अच्छा, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, स्प्रिंग मास सिस्टम का टॉपिक पढ़ा था आपने। उसमें आपने देखी थी कि इक्वेशन थी F इज़ इक्वल्स टू, अगर आप लोग को इक्वेशन याद हो, KX, ठीक है। और आपको पता है F किसके इक्वल था, MA के। MA इज़ इक्वल्स टू KX, माइनस साइन था यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। A इज़ इक्वल्स टू माइनस का K ओवर MX, और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से शो किया था d2x ओवर dt², बिकॉज एक्सेलरेशन इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है आपके पास, माइनस का KMX।
फिर इसको हमने लिख दिया था डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस का के ओवर एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन सॉल्व किया था, जिन स्टूडेंट्स को भी याद हो, हमने क्लास में करवाया था ये वेव एंड ऑसिलेशन के कोर्स में, तो हमारे पास आ रहा था एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। और मैंने लास्ट में भी इसकी एग्जांपल दी थी। जब हमें ये एक फंक्शन, ये एक चीज़ इक्वेशन आ जाती है तो हम पार्टिकल की कंप्लीट डिटेल बता देते हैं। इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, वंस वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, दिस इक्वेशन, वी गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, अगेन वी गेट, देन वी फाइंड द वैल्यू एक्सेलरेशन। या ये कह लो कि जैसे न्यूटन लॉ है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। आपको जब एक्सेलरेशन पता चल जाती है तो एक्सेलरेशन की मदद से यही सिचुएशन आपने लगाई है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, आप तमाम पैरामीटर्स कंप्लीट डिटेल बता सकते हो। यानी कि आप कह लो ये जो इक्वेशन है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, दिस इक्वेशन प्ले द रोल ऑफ पासवर्ड और फाइंडिंग द कंप्लीट डिटेल। जैसे हमें अपनी डिटेल फाइंड आउट करनी है, जैसे लैपटॉप है उसमें हमारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, हमें उसका पासवर्ड पता होगा तो हम उसकी डिटेल अंदर से निकाल सकते हैं सिस्टम के अंदर से। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी आपको डिटेल पता करने के लिए आपको वेव फंक्शन रिक्वायर्ड है। जब आपको वेव फंक्शन पता चल जाएगा किसी भी सिस्टम का तो आप उस सिस्टम की डिटेल बता सकते हो। और ये वेव फंक्शन बिल्कुल इसी तरह से जैसे क्लासिकल के अंदर इक्वेशन है, इसी तरह से वेव फंक्शन होता है जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की डिटेल बता रहा होता है। बार बार एक बात कह रही हूँ, क्लासिकल मैकेनिकल सिस्टम में एक्यूरेट वैल्यू आ रही होती है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि इस रेंज बता रहे थे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एनर्जी, ठीक है, इस ये रेंज में पार्टिकल, इस रेंज से इस रेंज में पार्टिकल क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है। अब ये वेव फंक्शन आता कहाँ है, जैसे ये हमने कहा ये पूरी डिटेल बता रहा है एक सिस्टम की, क्लासिकल सिस्टम की, और ये आया कहाँ से था, न्यूटन लॉ से, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। इसी की अप्रोच से हम चल रहे थे, तो इसको हमने सॉल्व किया। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बना, हमने इसकी कंडीशन होती है एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी बी साइन ओमेगा टी, तो उससे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल ये रिजल्ट आया। जब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ जाएगी, अगेन करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगी। इसी तरह, और ये आया कहाँ से था, एफ इज इक्वल्स टू एम ए से आया था। इसी तरह से हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है ये कंप्लीट डिटेल बताते थे क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की, लेकिन ये आता कहाँ से, हम आने वाली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। ये आता श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, जैसे ये न्यूटन लॉ से है और ये आया, इसी तरह ये श्रोडिंगर से आया। अब न्यूटन लॉ से जो इक्वेशन आई, ये आपके पास की है तमाम डिटेल की। आपने दरवाज़ा मतलब डोर आपने ओपन किया, सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर है। इस ये आ जाएगी आपके पास, दिस इक्वेशन प्ले द रोल ऑफ की फॉर क्लासिकल सिस्टम, फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। इन द सिमिलर वे दिस वेव फंक्शन प्ले द रोल ऑफ की फॉर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, उसकी डिटेल फाइंड आउट करने के लिए। अब ये वेव फंक्शन के बारे में बताया कि वेव फंक्शन है, अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी हम डिटेल स्टडी करेंगे। वेव फंक्शन हैज़ नो फिजिकल मीनिंग्स। क्यों ऐसा क्यों है बेटे, इसकी कोई खुद फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि लेट्स सपोज वेव फंक्शन इक्वल टू ए प्लस का आयोटा बी, रियल और इमेजनरी पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसकी अपनी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है। लेकिन अगर हम इस वेव फंक्शन का स्क्वायर ले लें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, रियल और एक पॉजिटिव, एक रियल नंबर आ जाएगा। और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर किस तरह से लेते हैं हम हमेशा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ रहता है, स्क्वायर आ जाता है। और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लेते हैं, ये रियल और पॉजिटिव आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चीज़ है दिस वन। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। व्हाट इज़ मीन बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मीन्स प्रोबेबिलिटी, हम बात बहुत अरसे से एक टर्म सुनते हुए आ रहे हैं कि चांसेस पे बात करते हैं, और आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अनडिटर्मिनिस्टिक, हम चांसेस पे ही चल रहे हैं, हम एक्यूरेसी से नहीं बताते। मैं जैसे कि मिसालें कोई चीज़ थ्रो कर रही हूँ क्लासिकल सिस्टम के तहत, तो मुझे पता होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, कुछ देर बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक्यूरेसी से नहीं बताते, तभी तो अनसर्टेनिटी है। मैंने बहुत दफ़ा एक बात की कि क्वांटम मैकेनिक्स दो चीज़ों पे बेस कर रही है, डुअलिटी एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आई हमने मोमेंटम और पोजीशन के अंदर भी देखी, हमने अनसर्टेनिटी लॉ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़े। तो आपके पास ये जो वेव फंक्शन है, ये जो इसका स्क्वायर है, ये रियल और पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि हम नंबर को, किसी वेव फंक्शन को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रियल क्वांटिटी आएगी। और जब भी स्क्वायर ले लेते हैं तो और नेगेटिव ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पहले ग्राफ आपके पास ये है जो एक वेव फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो अब जो ग्राफ होगा बेटे वो आपके पास ग्राफ ये हो जाएगा। ये वेव फंक्शन है, एक पैकेट और वेव जो है ये उसका एक वेव फंक्शन है, ये पैकेट को इंडिकेट कर रहा है।
और ये जो है वेव फंक्शन जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कर रहा है और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि आपको रेंज बता रहे हैं। जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक थी, ये नेगेटिव भी थी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन ये रेंज वही है कि पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक आई है। इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इतनी होगी, इसकी एवरेज एनर्जी क्या होगी, इतनी होगी। हम एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट एनर्जी नहीं बता सकते। ये जो सिंबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ गिवन रीजन। द प्रोबेबिलिटी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 से 1 के दरमियान में लाई करती है। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम क्या है, आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। किसी पाए जाने की चीज़ के चांसेस मैक्सिमम कितने हैं, 1, मिनिमम कितने हैं, 0। फॉर अ गिवन वैल्यू प्रोबेबिलिटी फॉर अ गिवन वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये उस पर डिपेंड करती है dx, वॉल्यूम dy और dz। दीज ऑल आर दी फिजिकल सिग्निफिकेंस। मे बी कि कोई रह गई है कोई इंपॉर्टेंट टर्म, वो हम बाद में आने वाली वक्त में क्लास में क्लियर कर देंगे आपको। कुछ मेन पॉइंट इसके जो वेव फंक्शन के एक समरी सी देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बट इफ़ यू नोज द वेव फंक्शन यू आर एबल टू फाइंड द पोजीशन। आप अगर आपके पास वेव फंक्शन है तो आप उसकी पोजीशन बता सकते हो। ये बात अलग है कि आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, लेकिन हम एक रेंज हम बता सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज में पोजीशन लाइक पार्टिकल मौजूद है। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स एक अनडिटर्मिनिस्टिक है, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। देयर इज़ अ वेव फंक्शन विच इज़ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। क्वांटम मैकेनिक्स के तहत पार्टिकल जो है नहीं कि आप उसकी एक्यूरेट चीज़ें नहीं बता सकते, तो अनडिटर्मिनिस्टिक है। हर पार्टिकल के साथ एक वेव फंक्शन क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल। हम एक वेव फंक्शन की मदद से क्या बता सकते हैं, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, पाए जाने के चांसेस पे डिस्कस कर सकते हैं। मीन्स वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द पार्टिकल। यहाँ तक सब बातें क्लियर होती हैं। फिर से एक दफ़ा बता रही हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स के तहत एक हर पार्टिकल के साथ एक पैकेट्स ऑफ वेव एसोसिएटेड होता है, जिसे वेव पैकेट कहा जाता है। हमने उसकी स्पीड्स पे बहुत काम किया कि उसकी स्पीड क्या है। फिर अगला सवाल ये आया कि वो सारी चीज़ें जो एक आम वेव के साथ ही वो हमने इसके साथ भी डिस्कस करने की कोशिश की कि जब पहले स्पीड की बात आई कि उसकी स्पीड क्या है, सबसे पहले इसकी नेचर ऑफ वेव आई कि वेव की नेचर क्या है, वो हमने डिस्कस किया कि वेव की नेचर क्या है। पता चला कि वो प्लेन वेव नहीं है, वो एक पैकेट ऑफ वेव है जो एक वेव के साथ एसोसिएटेड है। देन वी डिस्कस अबाउट दी स्पीड ऑफ द वेव कि इस वेव की स्पीड क्या है। फिर उसके बाद अगली बात ये आई कि हर वेव के अंदर कोई फंक्शन है, कोई चीज़ जो वेरी कर रही होती है। तो मैटर वेव के अंदर क्या वेरी कर रही होती है, यहाँ जो चीज़ वेरी कर रही थी हमने उसको नाम दिया वेव फंक्शन। फिर हमने बताया कि वेव फंक्शन होता क्या है, कि वेव फंक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है। हमने ये सारी चीज़ें देखी कि वेव फंक्शन खुद इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि जो रियल और इमेजिनरी से मिलकर बनता है। हमने अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास जो टर्म आएगी वेव फंक्शन का स्क्वायर, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज में पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस हैं, वो उस चीज़ को क्या कर रहा होता है, हाईलाइट कर रहा होता है। वेव फंक्शन बिल्कुल उसी तरह है। अगर आपको अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, आप एक पिक्चर ड्रॉ करो अपने सामने, एक पेज लो और इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दें, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स हमने इक्वेशन पढ़ी थी x = x0 cos ωt। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो वेव फंक्शन है वो यही सेम रोल प्ले कर रहा होता है जो क्लासिकल मैकेनिक्स है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन रोल प्ले करिए फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम, हर किसी के लिए अलग अलग है, कंडीशंस अलग अलग हैं। यानी कि अब ये भी आपको पता है कि एक मल्टीपल वेव फंक्शन होते हैं और हमारे सिस्टम के लिए कौन सा वेव फंक्शन एप्लीकेबल है हमें पता चलता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल स्प्रिंग मास सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये मीन पोजीशन की कंडीशन थी और एक एक्सट्रीम थी। एक दफ़ा हमारे पास फंक्शन आ रहा था x = x0 cos ωt, ये डिपेंड करता है, और x = x0 sin ωt। अगर आप लोग को याद हो, हमने एक दफ़ा बाउंड्री कंडीशन मीन पोजीशन की रखी थी, एक दफ़ा एक्सट्रीम की रख के ड्राइव किया था, तो एक दफ़ा ये आ रही थी और एक दफ़ा ये आ रही थी। अब ये दोनों सोल्यूशन है, लेकिन हर सोल्यूशन एक ही इस हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। इसी तरह सिमिलर बात वेव फंक्शन के लिए भी। अच्छा खैर ये अलग चीज़ है। वेव फंक्शन सिमिलर यही रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह से ये फंक्शन कहाँ से आई, इक्वेशन कहाँ से आई थी, ये न्यूटन लॉ से आई थी। इसी तरह से वेव फंक्शन कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर वी गेट वेव फंक्शन। हमने वेव फंक्शन में तो बात कर ली, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हाईलाइट कर रहा होता है, लेकिन पार्टिकल की पोजीशन तो बात की बात है। पहली बात ये है कि फ्रॉम वेयर वी गेट दिस वेव फंक्शन, ये आएगा कहाँ से, ये वेव फंक्शन आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन से।
एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अब चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर और क्लासिकल में डिफरेंस है, दोनों की चीज़ें, दोनों की देखने का नज़रिया अलग है, सोच अलग है, माइक्रो और मैक्रो का फ़र्क आ रहा है, एग्जैक्ट डिटर्मिनिस्टिक और अनडिटर्मिनिस्टिक का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे इन क्वांटम मैकेनिक्स वी रिप्रेजेंट एवरी फिजिकल क्वांटिटी बाय एन ऑपरेटर। हम हर फिजिकल क्वांटिटी को ऑपरेटर से प्रेजेंट करते हैं। मैंने कुछ लिखे हुए हैं जैसे कि मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं क्लासिकल सिस्टम की बात करूँ, यहाँ पे हम एक ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एच कट आयोटा डावा व डावा एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह वाई होगा और जेड होगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कर्ल वाई, फिर यहाँ क्या आ जाएगा और जेड आ जाएगा। ये मोमेंटम को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, ये काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास बेटे, पोटेंशियल एनर्जी है एक सिस्टम की। ये मतलब हम एग्जैक्ट जैसे हमने फॉर्मूलाज लिखे थे वैसे नहीं लिखते, ये ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें किस पे लगाते हैं। ये ऑपरेटर हमें लगाने किस पे होते हैं, वेव फंक्शन के ऊपर हम लगाते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे आप थोड़ा सा रिकॉल करो, मतलब बिल्कुल अलग चीज़ है, मैं इसको रिलेट कर रही हूँ। आपने दो तरह की डिफ्रेंसिएशन पढ़ी थी, ऑर्डिनरी डिफ्रेंसिएशन और पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। आपने पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में एक ऑपरेटर देखा था नेबला। जैसे अगर आप नेबला कहते हैं किसी स्केलर फंक्शन पे लो, तो जवाब में हमें क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। नेबला किसी वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई करें तो डॉट से शो करता है, जवाब में स्केलर क्वांटिटी आती है। नेबला अगर हम किसी वेक्टर पे अप्लाई करें और जवाब में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको ऐसा भी होता है तो हम उसको भी क्रॉस से शो करें। ये ऑपरेटर्स से जो हमने डिफरेंट जगहों पे सिस्टम पे अप्लाई किए थे। इसी तरह ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये हम वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। मोमेंटम के लिए एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाल चाहिए हमें, तो हम ये ऑपरेटर वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी। और ये हम एक बार बार बता रही हैं, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, हम एक एवरेज की बात कर रहे होते हैं। ये एवरेज मोमेंटम है, ये एवरेज एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर ये है। ये सारे ऑपरेटर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर ये है आयोटा एच कट। ये सारे मोमेंटम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर कर दिए जाएंगे। वी अप्लाई दिस ऑपरेटर ऑन वेव फंक्शन। ये हमें वेव फंक्शन पे अप्लाई करना है। बिल्कुल इस तरह से मैंने कई ऑपरेटर हमने इस पर अप्लाई किया तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आया। इसी तरह ये ऑपरेटर्स हैं। अगर हमें मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये ऑपरेटर हमें किससे अप्लाई करना पड़ेगा, वेव फंक्शन पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें एवरेज मोमेंटम, एवरेज एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी, सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकेंगे। हम उस तरह से नहीं करेंगे जैसे हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर किया। फिर आ जाते हैं हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों से शेयर करना। बेटे कहते हैं कि वेव फंक्शन सबसे पहली प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव एक्चुअली किसको बता रहा होता है, मैं बार बार इस चीज़ को तो हाईलाइट नहीं करूँगी। अभी आपने देखा है कि मोमेंटम का जो ऑपरेटर है उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो एक तरह से मोमेंटम को हाईलाइट कर रहे हैं। वेव फंक्शन और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वेव फंक्शन का मस्ट बी फाइनाइट। क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू मस्ट बी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। ये पहली प्रॉपर्टी है एक वेव फंक्शन की। 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे। एक वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी हर सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी है हर पॉइंट पे वेव फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर आप मोमेंटम के रिस्पेक्ट से बात करो, या वेव फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट है, ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं कि वेव फंक्शन आपके पास क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। जब वेव फंक्शन इनफाइनाइट है या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये आपके पास ये मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एनर्जी को इंडिकेट कर रहा होता है कि मोमेंटम अनडिफाइन हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। यानी कि हम एक रेंज बता रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि मोमेंटम, और ये तो हमने पढ़ा अनसर्टेनिटी के अंदर, मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेसी से नहीं बता सकते, लेकिन हम एक रेंज में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके पास बेटे क्या है कि इसको अगर मैं ग्राफ की मदद से बताऊं तो ये वाला अगर एक ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो देखो अगर आप इस वेव फंक्शन को देखो, मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया फॉर एग्जांपल एक वेव फंक्शन का। ये यहाँ जो डिसकंटिन्यू हो गई, हो सकता है दोबारा शुरू हो गई हो, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यू। तो ये अगर आप देखो तो ये ऊपर की जानिब जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट जा रही है। एफ ऑफ एक्स और एक्स के दरमियान, यानी कि वेव फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट वेव फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है। तो वेव फंक्शन या उसका डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होगा। ये वेव फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने वेव फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी, एक वेव फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 10 ऑफ एक्स। अब 10x इस 90 में अगर इसे कह दूँ 90 है, 10x की वैल्यू 90 है, और 1090 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये वेव फंक्शन नहीं है। मतलब जैसे कोई वेव फंक्शन हमने इंडिकेट किया हुआ है किसी वैल्यू से, जैसे आपके पास सिंपल पहले फंक्शन हुआ करते थे, मैथ्स में भी आप फंक्शन आप लोग कर चुके हैं। हर सिस्टम का एक ग्राफ का भी एक फंक्शन है, जैसे आपने इसका ग्राफ भी प्लॉट किया।
तो ये आपके पास 90 के ऊपर क्या देते हैं, इनफाइनाइट देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वेव फंक्शन और उसका जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वेव फंक्शन का, मस्ट बी सिंगल वैल्यू। ठीक है, अब जो भी वेव फंक्शन है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, आगे रह के अब न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को कराऊंगी, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रही हूँ ना। जैसे कि हमने ग्राफ प्लॉट करते थे, हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है, तो हम मैथ से भी फिर उस पर काम कर रहे होते हैं उस फंक्शन में, और हर ग्राफ का कोई ना कोई एक फंक्शन होगा जिसको हमने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉस थीटा का ग्राफ प्लॉट किया है, साइन थीटा का किया है, टेन थीटा का किया है, तो डिफरेंट वैल्यूज रखी थीटा की, तो ग्राफ आता है और ये उसका क्या होता है, फंक्शन होता है। अब वेव फंक्शन या उसका डेरिवेटिव मस्ट भी सिंगल वैल्यू, और सिंगल वैल्यू कब नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिया स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 3, यानी कि दो वैल्यूज़ आपके पास लाई करेंगे। सो दिस इज़ नॉट अ वेव फंक्शन। ये जो फंक्शन होगा, ये जो हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, हम इसे वेव फंक्शन नहीं मानेंगे, ये भी वेव फंक्शन नहीं है। इसी को अगर हम ग्राफ में ज़रिए से बताएं बेटे, तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा, और ये मैं ये शेयर भी कर दूँगी आपके साथ। ये x है और ये क्या है, f ऑफ x। अगर मैं इस एक पॉइंट को हाईलाइट करूँ, इस जगह पे x की वैल्यू पे z लूँ, तो इस x की वैल्यू पे 3 पॉइंट्स आपके क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, यानी कि x पे 3 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो ये वेव फंक्शन नहीं है ग्राफ की टर्म में अगर हम बात करें बेटे। फिर एक और प्रॉपर्टी लास्ट, वेव फंक्शन और फिर उसका जो डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होना चाहिए आपके पास। यानी कि अगर मैं इसको ग्राफ में बताऊं, ये वेव फंक्शन नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ दोबारा जाने के लिए गैप आ रहा है, सही है, तो ये आपके पास क्या है, वेव फंक्शन नहीं है। ऐसी सिचुएशन होती है, ज़रूरी नहीं है जहाँ पे ये तो कंटिन्यूस है लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है। जैसे कि मिसाल है, ये ग्राफ है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये मुसलसल ये वेव फंक्शन कंटिन्यूटी में आ रहा है, क्या ये वेव फंक्शन है, अभी भी ये वेव फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस है लेकिन ये किसी चीज़ को इंडिकेट कर रही होती स्लोप को, और स्लोप कंटिन्यूस नहीं है। कैसे कंटिन्यूस नहीं है स्लोप, यहाँ अगर मैं इस का देखूँ तो इसका इतने हिस्से का स्लोप जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, पॉजिटिव, और इसका स्लोप देखो तो ये स्लोप क्या है, नेगेटिव। यहाँ से डिसकंटिन्यूटी आ रही है किसके अंदर, स्लोप के अंदर, यानी कि किसके अंदर, डेरिवेटिव के अंदर। बेशक ये कंटिन्यूस और ये कंटिन्यूस नहीं है तो भी वो आपके पास एप्लीकेबल नहीं है, वेव फंक्शन वो नहीं है। जिस वेव फंक्शन का ग्राफ ये है या ये ग्राफ किसी वेव फंक्शन का बनाया आपने, और ग्राफ बनाने के बाद आपने कहा हाँ ये ग्राफ से भी पता चल रहा है कि ये कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये वेव फंक्शन है, नहीं। ग्राफ से ये वाला फैक्टर तो कंटिन्यूस लग रहा है वेव फंक्शन, लेकिन उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है। डेरिवेटिव कह लें तो मतलब स्लोप, इस जगह पे स्लोप पॉजिटिव आता है और इस तरह इसका स्लोप क्या आता है, इस रीजन का नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव ये डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, किस वेव फंक्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूस वेव फंक्शन है बेटे, यहाँ पे दोनों कंटिन्यूस है, वेव फंक्शन भी और उसका डेरिवेटिव भी, दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो वेव फंक्शन की हैं, से हम मुतालिक हमने पढ़ी हैं। यहाँ पे इस लेक्चर का एंड करते हैं बेटे। आज की जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों से लेक्चर शेयर किया है, ये कंप्लीट डिटेल है, 2 से 3 से 4 दफ़ा आप लोग इस लेक्चर को सुनोगे तो इंशाल्लाह आप लोग को वेव फंक्शन की कमांड हो जाएगी, और जो ज़रूरी है आपके लिए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को पढ़ने के लिए। बेशक ये सेमेस्टर तो आप लोग का गुजर जाएगा, आप लोग मतलब रट लोगे चीज़ों को, आप लोग याद कर लोगे, लेकिन आगे जाके फिर वो आपके लिए मुश्किल होती रहेगी अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बेस ही 2 चीज़ों पे करती है। मैंने आपसे कहा कि अनसर्टेनिटी, डुअलिटी, और जब डुअलिटी का जिक्र आता है यानी कि ड्यूअल नेचर का जिक्र आता है, मैटर वेव के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, पैकेट्स ऑफ वेव एसोसिएटेड होती है, उस पैकेट ऑफ वेव को कहा जाता है, मतलब उस पैकेट ऑफ वेव से एक मैटर ट्रैवल कर रहा होता है, एसोसिएटेड होती है मैटर के साथ। हमने उससे बहुत काम किया, उसकी नेचर को स्टडी किया, तभी पता चला पैकेट ऑफ वेव है, कोई मोनोक्रोमेटिक वेव नहीं है आपके पास। फिर हमने उसकी स्पीड पे काम किया, फिर हमने इस पे किया कि यार ये वेव है तो कुछ वेरी कर रही है, और वो जो चीज़ वेरी कर रही है वो आपके पास क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से है, मतलब कि अगर इसे हम एवरीडे लाइफ से रिलेट करें कि हमें मतलब बार बार मैं रिलेट करवा चुकी हूँ। अब ये समझिए कि वेव फंक्शन प्ले द रोल ऑफ की, किसकी की का रोल प्ले कर रहा है, एक उस सिस्टम के अंदर जाने के लिए, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की डिटेल पता करने के लिए। जो भी सिस्टम एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के साथ वेव्स एसोसिएटेड है। जो भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल की, क्वांटम पार्टिकल की डिटेल बताने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो आपके पास थी, वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन खुद वेव फंक्शन की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है,
यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप स्क्वायर लें, आपको पता है तो स्क्वायर कैसे लेते हैं कि अगर मैं उसको उसके कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं। तो जब इस तरह से आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, और एक रियल है और एक आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और ये जो स्क्वायर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एंड व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम? क्लासिकल के अंदर हम प्रोबेबिलिटी का जिक्र नहीं करते, हम एग्जैक्ट बताते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स पाए जाने के चांसेस। जैसे हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, आपको नहीं पता। आप इसी तरह से जब डाई से खेल रहे होते हो तो आपको नहीं पता कि 1 2 3 4 5 6 क्या आएंगे। प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, मे बी के चांसेस है हेड आए, मे बी के चांसेस है टेल आए। इसी तरह से यहाँ पे भी एक प्रोबेबिलिटी एक रेंज होती है। हम एक पार्टिकल की, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की सिस्टम की आपने अनसर्टेनिटी के अंदर देखा कि हम रेंज में बात कर रहे थे, इस रेंज से इस रेंज में। तो हम पोजीशन भी एक रेंज में बात करते हैं तो हम इस तरह वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, सब चीज़ें एवरेज पे आ जाती हैं बात। हम एवरेज के रिस्पेक्ट से क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, और ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फिर जिस तरह से मोमेंटम है एवरीडे लाइफ में, क्लासिकल सिस्टम के अंदर मोमेंटम था, हमने डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना क्वांटिटीज़ देखी। मोमेंटम है, एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, और डिफरेंट क्वांटिटीज़ थी। वो क्वांटिटीज़ हम जब क्वांटम मैकेनिक सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं तो उस वक्त हम ऐसे नहीं पढ़ते, हम उनको ऑपरेटर के तौर पे पढ़ते हैं। तो हमने उसकी डिफरेंट ऑपरेटर्स देखे। मैंने इसकी एग्जांपल दी, जैसे कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन वर्सेस पार्शियल डिफरेंशिएशन की अगर आप बात करो तो ऑर्डिनरी में आप सिंपल एक के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे थे, पार्शियल में आपने एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट से करना होता है। तो वहाँ पे हमने एक ऑपरेटर पढ़ते थे जिस ऑपरेटर को नाम देते थे नेमला। तो वो चीज़ आप डाइजेस्ट कर लेते थे, आपको लॉजिक थी कि हम 3 के रिस्पेक्ट से करें। इसी तरह इस चीज़ को भी आप लोग को समझना है कि हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर हम ऑपरेटर्स लगाते हैं। किस पे ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं? वी अप्लाई दीज ऑपरेटर्स ऑन वेव फंक्शन। हमें वेव फंक्शन, किस वेव फंक्शन पे? हर पार्टिकल का एक अपना एक वेव फंक्शन होता है। हम उस पार्टिकल के वेव फंक्शन में अभी ऑपरेटर लगाएंगे तो हम उसकी डिटेल बता सकते हैं, हम उस पार्टिकल की मोमेंटम बता सकते हैं, हम उस पार्टिकल की एवरेज एनर्जी बता सकते हैं, हम उस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम उस सूरत में बता सकते हैं कि जब हम उन पर ही ऑपरेटर लगाएंगे उस वेव फंक्शन पर। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है हमारा, और जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन करवाना है मुझे, और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी क्लास में फिर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव करेंगे। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे इसका फर्स्ट पोर्शन का लास्ट टॉपिक है जहाँ पे हमें इसको एंड करना है।